વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી. કાલ આપણે 12મો પાઠ જોયો તો પાઠનું નામ શું હતું? રાની. એના લેખક કોણ હતા? લેખિકા મહાદેવી વર્મા. રાની એટલે મેં તમને કીધું હતું કે ઘોડીનું નામ છે. રાની એટલે કોનું નામ હતું? ઘોડીનું નામ હતું. કાલે આપણે જોયેલું થોડુંક જોઈએ કે શું હતું એમાં कि सफ़ेद लेखिका महादेवी बचपन से इंदौर में रहती थी। अंग्रेज बच्चों गधे की सवारी करते देखकर उनके बहुत अजीब लगता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का ही राज था इस ज़माने में, એટલે अंग्रेज बच्चों ही गधे पर सवार करते थे। एक दिन महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने उस घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें नहीं है, ऐसा उसने किसने कहा? पिता ने पूछा तो पिताजी ने बताया कि क्या तुम सफ़ेद गधे या टट्टू पर बैठना चाहते हैं? तो महादेवी कह देती है कि सफ़ेद टट्टू तो क्या है, गद्दा होता है। क्या होता है? गद्दा होता है। उस पर तो दंड पाने वाला जो कोई भी शिक्षा होती है उसको ही बिठाया जा सकता है। रानी घोड़ी आई। बच्चों की मांग पर पिताजी ने उसको रानी नाम की घोड़ी आई। उसके लिए छुट्टन नामक असाई रखा गया। छुट्टन या सेवक रखा जाता है। घोड़ी के रबखरा का प्रबंध किया जाता है या घोड़ी रहने का प्रबंध किया जाता है। रानी घोड़ी पूरा नाम ताज रानी है। रानी है और उसका पूरा नाम क्या है? ताज रानी है। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों कुछ अधिक अच्छा न लगता, क्योंकि जब रानी आती है पहले तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, किंतु फिर रानी के प्रति उनको क्या हो जाती है? सहानुभूति और सहनशीलता हो जाती है। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। रानी कैसी थी? बहुत सुंदर घोड़ी थी। कैसी थी? बहुत सुंदर घोड़ी थी। इसलिए चमकदार रंग पर रस्ती पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका रंग कैसा था? कल में बताया था, चॉकलेटी रंग का था। जुल्फा अयाल, पारदर्शक जैसी आंखें, उगले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरज पीस पूछ और गट्ठा हुआ शरीर, सब कुछ आकर्षक था। किसका था? रानी का आकर्षक था। આપણે अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी आगे आप देखते हैं। और पर्दाफाशी जैसी आंखें, मैंने बताया नहीं, उसकी आंखें कैसी थी? पर्दाफाशी जैसी उसकी आंखें थी। लाल नखूने जिन्हें फूला फूला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थे। पशु है इसलिए किससे गंध परखती है? नाक से गंध परखती है। उगले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था, क्योंकि घोड़ी इतनी सुंदर थी इसलिए। ऊंचाई से अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडोल मजबूत पैर और सघन पूंछ को मक्खियाँ उड़ने के क्रम में मोरपंच के समान उड़ती गिरती रहती है। पोतक घोड़ी के शरीर पर जो मक्खियाँ मच्छरियाँ बैठते हैं वो उसकी से भगाती है, आपकी पूंछ से भगाती है। उस समय वह सब समझने की बुद्धि नहीं थी। बालिका थी लेखिका, इसलिए वो समझ नहीं पाती थी, परंतु उतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप के प्रत्यक्ष होने लगे। क्या होने लगे? अक्षर प्रत्यक्ष होने लगे। अब क्या कहते हैं? हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हो। क्या कहते हैं? वह कुछ छोटी क्यों न हो, होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। जो रानी छोटी होती तो रिक्की और निक्की महादेवी और उसके जी परिवार वाले उनके कमरे में रखते थे, इसी तरह मैं रानी को भी क्या करती? अपने कमरे में रखती, ऐसा कहते हैं। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि रानी कैसी थी? बड़ी थी, इसलिए संभव नहीं था। अतः अस्पताल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय था। क्या कहता है? घोड़ी के रखने का बरामदा बना हुआ था, ये अराजकता का कार्यालय बना हुआ था। बरामदा घोड़े बांधने के लिए ही तो बना नहीं था, बरामदा बना था, वो
मतलब घोड़े बांधने के लिए ही नहीं बना था। अतः उनकी दीवार के एक खुली अलमारी और कई आते तक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। यहाँ घोड़ी नहीं रखती, उसके खिलौने भी थे। रानी की मर्दानगी में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उसे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। थोड़े दिन बीत जाते हैं तो महादेवी वर्मा और उसके भाई उसकी रानियाँ ताज रानी के साथ दोस्ती कर लेते हैं। उसके अयाल में क्या खिलाते हैं, फूल खोजते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। थोड़े ही दिनों में उसके साथ क्या हो जाती है, मैत्रियाँ हो जाती है। फिर हमारी घोड़ेसवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। घोड़ी जब बड़ी हो गई है तो घोड़ेसवारी करने का आरंभ हो गए। मेरे और बहनी ने लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीनी खरीदी गई और भाई ने के लिए क्या करे, चमड़े के घेरे वाली ऐसी चीन बनाई गई जिसमें संतुलन खोलने पर भी गिरने का भय नहीं था। महादेवी वर्मा और उनकी बहन के लिए छोटी गिरने वाली बनी और उनका भाई था उसके लिए तो बड़ी बना गई गिर वाली। इसके गिरने का भय भी नहीं था। घोड़ी पर जब सवार होते हैं तो घोड़ी पर बैठने का अच्छी बनता है, वो अच्छा था, इसलिए कोई मुश्किल ही नहीं आई। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आहूट होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर का संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। सवेरे तो क्या था, स्कूल था, शाम को ही घोड़ी या ताज रानी का जी कार्यक्रम था वो सुनाए जाता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थे। दूसरों की कहानी सुनने से महादेवी और उनके भाई बहन को कोई संतुष्ट होता नहीं था। अस्पताल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उनकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। जो अस्पताल में बांधा हो वो रानी के गर्दन पर चढ़ जाते हैं या स्टूल रखकर उनके पीठ पर चढ़ जाते हैं महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन, तो फिर भी उनको क्या नहीं होता था, संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब के सो जाने पर हमें रानी को खोलकर बाहर ले आए। एक दिन छुट्टी थी तब सब सो गए थे, दोपहर होता है तो सब सो जाते हैं। तो क्या करते हैं, रानी को महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन बाहर ले आते हैं और चबूतरे पर खड़े होकर उनकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। चबूतरे ले जहाँ पक्षी हो उसके जी दाना नाखने की जगह हो उसको चबूतरे कहते हैं। उसको चढ़कर नंगी पीठ, एटली घोड़ी की लादने पीठ होती है उसके नंगी रख कर वो सवारी करने लगते हो, उसकी परीक्षा लेने लगते हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजकता प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। तो यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी प्रवृत्तियों से क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। घोड़ी है इसलिए उस ताज रानी को पशु पक्षी वनस्पति एक परिवार जैसे ही लगते हैं। किसको, ताज रानी को लगते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी क्या करता था, इच्छा अनुसार उनकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उनके पीठ पर ऐसे गर्व से
बैठते थे, मानो मयूर सिंहासन पर आसन कर रहा हो। कौन आसन कर रहा हो कि मयूर सिंहासन पर आसन कर रहा हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। क्या है? रानी हम महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन की शक्ति और उनकी दुर्बलता क्या जानती थी। उनकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले को वह क्या करती है? बुल्की चाल से धीरे उधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। नंगी पीठ पर होने के कारण वो क्या करती है? धीरे धीरे चलकर उनकी जी इच्छाएं हैं वो इधर उधर घूमकर क्या कर देती है? संतुष्ट कर देती है। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली सट्टी उसके पैरों में मार दी। एक बार महादेवी वर्मा बैठ जाती है तो उनका छोटा भाई है वो क्या करता है? महारानी या ताज रानी के पग पर छोटी मार देता है और वो क्या होता है? चोट लगने की या चोट लगती है तो वो घोड़ी क्या हो जाती है कि संभावना ही नहीं होती। परंतु उसे न जाने उनका स्वाभिमान आयात हो जाता है। स्वाभिमान उठ जाता है। किसको उठ जाता है? ताज रानी को उठ जाता है। कोई दुख स्मृति उभर आती है, दुखी हो जाती है। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प क्या हो। ताज रानी ऐसे भागती है कि सब इसको पकड़ने की इच्छा करते हैं। कुछ दूर मैंने अपने आपको उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चय था। उड़न खटोले पर वह संभल जाती है पर गिरना या नीचे पड़ना तो निश्चय है। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और उस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई। तब जब महादेवी वर्मा घोड़ी के पीठ पर से गिर जाती है तो वो खूब दुखी हो जाती है। कौन दुखी हो जाती है? महादेवी वर्मा। जैसे पश्चात की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर रहना पड़ा। जब महादेवी वर्मा घोड़ी पर सवार होती है और उसका भाई जो छोटी या लकड़ी मारता है तो घोड़ी दुखी हो जाती है और वो भागने लगती है तो महादेवी उस पर गिर जाती है। इसलिए वो पथारी बस थोड़े दिन रहती है। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी। इसलिए पश्चाताप प्रकट करने लगी कि मेरे आंसू आ गए। किसके पास आँख में आंसू आ जाते हैं? महादेवी वर्मा के। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उनके लिए सोने के कड़े भेजे। कौन भेजते थे? नानी उसके लिए, उनके नन्हे भाई के लिए जन्मदिन पर सोने के कड़े भेजते थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। क्या जाते थे? नया कपड़ा हो, नया वस्तु हो, वो दिखाने जाते हैं। अगला पाठ अब बाकी है, वो कल देखते हैं बच्चों।